जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश की प्रमुख एवं मध्य प्रदेश के जीवन रेखा कहे जाने वाली नर्मदा नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है और कहाँ इसका समापन हुआ है, नर्मदा नदी कितने जिलों से होकर निकलती है, नर्मदा नदी के कितने जल प्रपात हैं, उसमें कितने जल परियोजनाएं हैं, ये संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, नर्मदा नदी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है अनूपपुर जिला, पूर्व क्षेत्र में यह पड़ता है। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है अनूपपुर जिला। इसके पुष्पराजगढ़ तहसील से अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा का उद्गम होता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होकर ये पश्चिम की ओर खंभात की खाड़ी में इसका समापन होता है, जो कि अरब सागर में है। इधर आप देखेंगे, ये है अलीराजपुर, जो कि पश्चिमी जिला है, सबसे लास्ट जिला मध्य प्रदेश का। इधर आप देखेंगे तो ये है महाराष्ट्र और इधर है गुजरात। नर्मदा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 1312 वर्ग किलोमीटर है इसकी लंबाई, 1312 वर्ग किलोमीटर। लेकिन यदि केवल मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई देखें तो 1077 वर्ग किलोमीटर है केवल मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई। यहीं देखें, सहायक नदियों को, नर्मदा नदी की सारे सहायक नदियों को यदि मिला दें एक साथ तो ये एक अपवाह तंत्र बना लेता है। तो नर्मदा नदी के अपवाह तंत्र की कुल लंबाई देखा जाए तो उसकी कुल लंबाई है 93,180 वर्ग किलोमीटर। इसका जो पूरा अपवाह तंत्र है उसकी लंबाई है। चलिए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों से होकर नर्मदा नदी निकलती है। तो देखिए, सबसे पहले पूर्व क्षेत्र में अनूपपुर जिला, इसके बाद अनूपपुर जिला से ये निकलकर पहुंच जाती है डिंडोरी जिला में। डिंडोरी जिला से आप देखेंगे कि पहुंच जाती है मंडला जिले में, और मंडला जिले से ये प्रवेश करती है जबलपुर जिले में। इसके बाद ये आगे बढ़ती है और पहुंचती है नरसिंहपुर जिले में। नरसिंहपुर के बाद आप देखिए, ये रायसेन जिले के सीमा को छूते हुए निकलती है और रायसेन और होशंगाबाद के जिले के सीमा को अलग करती है। ये आगे देखिए, रायसेन और होशंगाबाद के बाद ये सीहोर और होशंगाबाद को भी अलग करती है नर्मदा नदी। इसके बाद आगे देखिए, ये है हरदा और यह है देवास। हरदा और देवास जिले को भी ये सीमांकित करती है, मतलब दोनों जिलों को अलग अलग करती है, विभाजित करती है। इसके बाद देवास और हरदा को विभाजित करती हुई ये प्रवेश कर जाती है खंडवा में। खंडवा के बाद ये आगे बढ़ती है और खारगांव में पहुंचती है। खारगांव के बाद आप देखेंगे तो इधर धार और बड़वानी को भी ये सीमांकित करती है। तो ये सीमांकित करते हुए धार और बड़वानी को, और आगे बढ़ती है अलीराजपुर में, और अलीराजपुर के बाद महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाद ये पहुंच जाती है गुजरात में और खंभात की खाड़ी में मुहाना बनाती है। तो इस प्रकार देखें दोस्तों, तो ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। दोस्तों, नर्मदा नदी के उत्तरी भाग में यदि देखें तो इधर ये उत्तरी भाग में पड़ता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और इसकी जो दक्षिणी भाग है उधर देखें तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और ये यहाँ पर मैकल श्रेणी है। तो मैकल श्रेणी से ही ये नर्मदा का उद्गम होता है। दोस्तों, नर्मदा के उपनाम की यदि बात किया जाए तो नर्मदा को रेवा, मैकल सुता, सप्तगंगा, नामोदास,
सोमो देवी एवं संकरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नर्मदा के यदि जलप्रपात की बात किया जाए, यदि नर्मदा के जलप्रपात की बात किया जाए तो आप देखेंगे कि यहां से अमरकंटक से ही नर्मदा का जलप्रपात स्टार्ट हो जाता है, जिसको मतलब वाटरफॉल कहा जाता है। तो सबसे पहले जलप्रपात देखेंगे तो ये है कपिल धारा। कपिल धारा। इसके बाद दूसरा जलप्रपात देखेंगे अमरकंटक में ही, तो वो है दुग्ध धारा। और तीसरा जो जलप्रपात है वो है शंभु धारा। और इसका जो चौथा जलप्रपात है वो है लक्ष्मण धारा। ये 4 जलप्रपात हो गए। और 5वां जो जलप्रपात है वो है पंचधारा। और जो 6वां जलप्रपात है वो है दुर्गा धारा। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो अमरकंटक क्षेत्र में ही, अनूपपुर जिले में ही ये 6 जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी। फिर से देख लीजिए एक बार, कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा और दुर्गा धारा, ये 6 जल धारा बनाती है केवल अनूपपुर जिले में ही। इसके बाद आगे बढ़ती है नर्मदा नदी, तो ये डिंडोरी जिले में कोई भी जलप्रपात नहीं बनाती है। इसके बाद ये आगे बढ़ती है मंडला में, तो मंडला में भी कोई जलप्रपात नहीं बनाती है। इसके बाद ये बढ़ती है जबलपुर में। तो दोस्तों, जबलपुर में एक जलप्रपात बनाती है, वो है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात यहां बनाती है। किस स्थान पर? भेड़ा घाट पर। याद रखिएगा, भेड़ा घाट पर जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात बनाती है कौन? नर्मदा नदी। इसके बाद आगे बढ़ती है दोस्तों, आगे बढ़ती है नर्मदा नदी, तो इधर कोई जलप्रपात नहीं बनाती है। इसके बाद ये पहुंच जाती है खंडवा। तो खंडवा में एक जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी, वो है दर्दी जलप्रपात। याद रखिएगा दोस्तों, दर्दी जल प्रपात। इसके बाद खारगौन में भी एक जलप्रपात बनाती है। तो इसको ध्यान दीजिए, ये खारगौन में कौन सा जलप्रपात बनाती है? तो सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती है ये खारगौन में। इसके बाद धार और बड़वानी में कोई जलप्रपात नहीं बनाती है। इसके बाद ये अलीराजपुर, तो अलीराजपुर में भी कोई जलप्रपात नहीं बनाती है। इसके बाद एक जलप्रपात बनाती है मध्य प्रदेश के बाहर, यानी कि महाराष्ट्र होते गुजरात पहुंचते थे, गुजरात में एक जलप्रपात बनाती है, इसको कहते हैं जारवानी जलप्रपात। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कुल 9 जलप्रपात बना रहे हैं। कितने दोस्तों? 9 जलप्रपात बना रहे हैं। तो देखिए, 6 तो केवल अनूपपुर जिले में जलप्रपात बना रहे हैं, और जो 7वां जलप्रपात है वो धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में बना रही है, और जो 8वां जलप्रपात है वो दर्द जलप्रपात जो कि खंडवा जिले में बना रही है, और जो 9वां जलप्रपात है वो सहस्त्रधारा जलप्रपात जो कि खारगौन जिले में बना रही है, और जो 10वां जलप्रपात है वो जारवानी जलप्रपात है जो कि गुजरात में है। तो इस प्रकार देखा जाए तो नर्मदा नदी का 10 जलप्रपात बनती है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इसके सहायक नदी कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, नर्मदा नदी का सहायक नदी तो 41 हैं। 41 सहायक नदी हैं, छोटे बड़े मिला के नर्मदा नदी के सहायक नदी, जिसमें 22 नदी उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं और 21 नदी दक्षिण की ओर से आकर मिलती हैं। तो दोस्तों, इतने सारे नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मुख्य सहायक नदी हैं उन्हीं को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहां से अमरकंटक से ये निकलती है नर्मदा नदी, इसके बाद पहुंचती है डिंडोरी। डिंडोरी में कोई सहायक नदी नहीं। इसके बाद ये पहुंच गई मंडला। तो मंडला में एक सहायक नदी मिलती है बंजर नदी। तो ये बंजर नदी का उद्गम देखा जाए तो राजनंदगांव,
राजनांदगांव जो कि छत्तीसगढ़ का जिला है, वहां से इसका बंजर नदी का उद्गम होता है और ये जाकर मंडला जिले में मिलती है नर्मदा नदी से। और इसका भी एक सहायक नदी है जो कि मिल जाती है आके, वो है थावर नदी। आगे बढ़ती है तो ये जबलपुर, तो जबलपुर में देखा जाए तो हिरन नदी, इधर से हिरन नदी आती है, जबलपुर में ये मिलती है नर्मदा नदी से। इसके बाद आगे देखिए तो पहुंचता है नरसिंहपुर, तो नरसिंहपुर में उत्तर से भी और दक्षिण से भी दोनों दिशाओं से सहायक नदी आती है और मिलती है। तो दक्षिण से देखिए तो सक्कर नदी और उत्तर से देखिए तो बारना नदी। इसके बाद आगे बढ़ती है दोस्तों तो ये होशंगाबाद में तवा नदी आकर मिलती है। तवा नदी का उद्गम देखा जाए तो बैतूल जिले से तवा नदी निकलती है और होशंगाबाद में जाकर मिलती है। इसके बाद इधर से कोलार नदी उत्तर की ओर से आती है, एक कोलार नदी जो कि सीहोर जिले में आकर मिलते हैं। आगे देखिए दोस्तों एक है कुंडा नदी, तो कुंडा नदी कहां, खारगौन में आकर मिलती है कुंडा नदी। इसके बाद देखिए चोलार नदी उत्तर की ओर से आ रही है, एक चोलार नदी, तो चोलार नदी खारगौन में ही आकर मिलती है इसे नर्मदा नदी से। तो नर्मदा नदी के प्रमुख जो सहायक दो नदियां हैं चोलार और कुंडा, वो खारगौन में आकर मिलती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये मान नदी है एक, तो मान नदी आकर कहां से, ये धार जिले में मिल रही है नर्मदा नदी से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अलीराजपुर में ये हथनी नदी अलीराजपुर में आकर मिल रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये प्रमुख सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं नर्मदा नदी तंत्र के, नर्मदा अपवाह तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं। तो दोस्तों ये अमरकंटक से निकली, आप देख रहे हैं, तो इधर कोई परियोजना नहीं है। इसके बाद ये पहुंच गई डिंडोरी और मंडला होते हुए जबलपुर। तो जबलपुर में एक परियोजना है अवंती बाई परियोजना, ठीक है, याद रखिएगा, जबलपुर में है अवंती बाई परियोजना। इसके बाद आगे बढ़ती है नरसिंहपुर में, तो नरसिंहपुर में बारना नदी पर एक परियोजना है, उसको कहते हैं बारना परियोजना। याद रखिएगा नरसिंहपुर जिले में बारना नदी पर बारना परियोजना बना हुआ है। इधर देखिएगा मंडला में, तो मंडला में दक्षिण की ओर थावर नदी पर एक परियोजना है जिसको कहते हैं थावर परियोजना। इसके बाद आगे देखिए उत्तर की ओर सीहोर में, देखिए सीहोर जिले में उत्तर की ओर, तो इधर मतलब कोई भी मतलब कोलार नदी आई है, कोई भी परियोजना इस पर नहीं है। तो अब होशंगाबाद में देखिए, होशंगाबाद में बैतूल से निकल रही है तवा नदी पर तवा ब्रिज है जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ब्रिज है यहाँ, और तवा नदी पर ही तवा परियोजना बना हुआ है। इसके आगे बढ़िए तो आगे देवास और हरदा में कोई परियोजना नहीं है। इसके बाद यहाँ आगे बढ़िए खंडवा में, तो खंडवा में इंदिरा सागर परियोजना है, ध्यान रखिएगा इंदिरा सागर परियोजना कहाँ है, खंडवा में। और आगे देखिए खंडवा में ही है ओमकारेश्वर परियोजना, ओमकारेश्वर बांध। दोस्तों ये ओमकारेश्वर शिव जी का ज्योतिर्लिंग है। हमारे भारत देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है शिव जी का, जिसमें 2 ज्योतिर्लिंग जो है मध्य प्रदेश में है। तो एक ज्योतिर्लिंग आपको यहाँ मिल गया खंडवा में, आगे देखिए एक और मिल जाएगा। इसके बाद 2 परियोजना यहाँ आपको समझ में आ गया, एक ओमकारेश्वर परियोजना और एक इंदिरा सागर परियोजना जो कि खंडवा में है। इसके बाद आगे बढ़िए तो ये खारगांव, तो खारगांव में उत्तर से आकर मिलती है चोलर नदी, और चोलर नदी पर ही एक परियोजना है, इसको चोलर परियोजना के नाम से जाना जाता है ये। इसके बाद आगे देखिए ये खारगांव में ही महेश्वर, ये दूसरा ज्योतिर्लिंग मिल गया, एक ओमकारेश्वर खंडवा में और दूसरा महेश्वर ये खारगांव में शिव जी का ज्योतिर्लिंग। अब महेश्वर यहाँ मतलब खारगांव में महेश्वर परियोजना है नर्मदा नदी पर। इसके अलावा देजला देवड़ा परियोजना भी कहाँ है, खारगांव में। इसके बाद आगे देखिए मान नदी पर कोई परियोजना नहीं है। इसके बाद हथनी नदी, ये है हथनी नदी जो कि अलीराजपुर में आकर मिल रही है। तो हथनी नदी पर है चंद्रशेखर परियोजना।
चंद्रशेखर परियोजना किस नदी पर है? तो हथनी नदी पर। और इसके बाद मध्य प्रदेश के जो नर्मदा नदी पर परियोजनाएं हैं वो लगभग महत्वपूर्ण इतना ही है। इसके बाद आगे यदि बढ़ेंगे आप तो महाराष्ट्र में कोई परियोजना नहीं है। गुजरात में एक परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, इसको याद रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात में बना हुआ है। सरदार सरोवर परियोजना ये गुजरात में है। और इसी के किनारे पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति बनाया गया है, जिसकी कुल ऊंचाई देखा जाए तो 182 फीट इसकी कुल ऊंचाई है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति की, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहलाती है। और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो दोस्तों ये थे मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर बनाए गए जल परियोजनाएं। दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम देख लेते हैं। इस पर नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर में एक जगह है गौरी घाट। नर्मदा नदी के किनारे ही है गौरी घाट। यहां पर 22 फरवरी 2020 को गौ महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया था नर्मदा नदी के किनारे गौरी घाट पर 22 फरवरी 2020 को। इसके बाद आगे देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो नर्मदा नदी के किनारे देखिएगा तो ये होशंगाबाद में आपको मिलेगा सेठानी घाट। सेठानी घाट कहाँ है तो बताएंगे होशंगाबाद में है सेठानी घाट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये होशंगाबाद हरदा देवास होते हुए खंडवा पहुंचते हैं। तो खंडवा में आपको एक और प्रमुख स्थान मिलेगा, वो है हनुवंतिया टापू, जो कि नर्मदा नदी के किनारे ही है। और इस प्रकार ये खारगौन, देवास और फिर ये बड़वानी, अलीराजपुर होते हुए ये महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में मिल जाती है अरब सागर में नर्मदा नदी। तो इस प्रकार दोस्तों ये नर्मदा नदी की संपूर्ण जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। फिर मिलते हैं दोस्तों एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।